मेरे सर फटाफट का आया घर पे सही चली थी कहां तक पहुंची दोनों मिनट इसको म्यूट कर देना मां सरस्वती को वंदन। दृश्य कला विभाग मोहनलाल सुखैया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित ई संगोष्ठी विस्तार व्याख्यान जो गूगल मीट के द्वारा हो रहा है, इसके अंतर्गत जो आज के हमारे जो महाविद्यालय श्रीमती चंद्रावती गुप्ता कॉलेज रेगुलर के अंतर्गत उसमें जो हमारे मुख्य जो टॉपिक दिया गया है उसके अंतर्गत सतत विकास एजेंडा एंड नई शिक्षा नीति 2020 वेबिनार। इसके अंतर्गत जो हमारा इस वेबिनार के जो उप विषय हैं और इस व्याख्यान का जो प्रस्तुत करेंगे उसके निम्नानुसार जो परिचय उसको मैं बारे में आपको एक बार बता दूं। उसके अंतर्गत जो पहला अपना नई शिक्षा नीति एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के शिक्षण लक्ष्य और सुझाव सुश्री सुनीता सिंह मीणा। फिर सेकंड इसी के अंतर्गत बताया गया है उप विषय नई शिक्षा नीति 2020 एवं शोध कार्य में नवाचार के सतत विकास की रूपरेखा एवं सुझाव श्री मनोहरलाल टेलर। इसी के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवाचारों सतत विकास की अवधारणात्मक व्याख्या एवं सुझाव श्री हेमराज जी सर। फिर इसी के अंतर्गत फोर्थ नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सतत विकास एजेंडा नव भारत निर्माण में सहायक 6 एवं सुझाव श्री सुरेश जी सर। फिर फिफ्थ नई शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद की जो सतत विकासात्मक अवधारणा की रूपरेखा श्री रमेश जी राव सर। उसी के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 एवं सतत विकास के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं सुझाव, इसके अंतर्गत श्री रमेश जी परमार सर। फिर 7 जो अपना है उसके अंतर्गत जो बताया गया उप विषय नई शिक्षा नीति 2020 में तकनीकी शिक्षा में सतत विकास की रूपरेखा एवं सुझाव, इसके अंतर्गत श्रीमती रेखा कुमारी और श्री मोहन जी सर। फिर इसी के अंतर्गत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस सतत विकास जो एजेंडा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वेबिनार को शिक्षा नीति जैसा कि 2020 और अपने शब्द में कहूं तो ये नीति नहीं क्रांति है और उत्थान की क्रांति है, आत्मनिर्भर भारत की क्रांति है, भारतीय शिक्षा जगत की। नए सवाल में आपका सभी का स्वागत है। इसी के अंतर्गत इनके जो मोहनलाल सुखैया विश्वविद्यालय के परिचय जो माननीय कुलपति महोदय श्रीमान अमेरिकन सिंह और एजुकेशन के हेड श्री आर सुतार जी सर एवं आज के इस वेबिनार के एडवाइजर श्रीमान लोकेश जी सोनी। इसी के अंतर्गत जो निर्देशन अनुसार आज इनके जो निर्देशन अनुसार आज के जो विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले 101 महाविद्यालय जो एक साथ वेबिनार का आयोजन कर एक रिपोर्ट बना रहे हैं, उसी के अंतर्गत हमारा महाविद्यालय 20 वेबिनार का आयोजन कर रहा है, जिसका मुख्य विषय सतत विकास एजेंडा है नई शिक्षा नीति 2020 वेबिनार है। इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले कड़ी मेहनत और आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद पहुंचा दे। इसी के साथ में जो सुश्री सुनीता सिंह मीणा को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना विषय नई शिक्षा नीति एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के
नए नए प्रयास सरकार जुटा रही है। जो कुछ बाकी रह गए थे वो सारी कमी नई शिक्षा नीति में पूरी करने की कोशिश चल रही है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है, जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। बिना शिक्षा के हम एक मनुष्य के भांति व्यवहार कर सकते हैं और अपना जीवन सही यापन कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून क्या है? यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी और विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। निजी विद्यालय न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। यह विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों अधिनियम 2009 लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है? वो क्यों हुआ है? यह विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि संवैधानिक संशोधन लागू करने की दिशा में सरकार की सक्रिय भूमिका का यह पहला कदम है। और यह विधेयक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है। हाँ, इससे पहले भी बहुत सारे शिक्षा के अंतर्गत कानून बने हुए हैं, लेकिन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम हम मान सकते हैं और जो कि हुआ भी है। इसके अंतर्गत एक विद्यालय निगरानी समिति के गठन प्रावधान है जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम विद्यालय की कार्य प्रणाली की निगरानी करेगी। इससे पहले इतनी ज्यादा सख्त शायद हम कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली नहीं थी, लेकिन 2009 के अधिनियम को पारित होने के बाद में जो शिक्षा के अंतर्गत जो निगरानी बहुत ही उच्च दर्जे पर विद्यमान हो चुकी है, जिसमें निगरानी सरकार की डायरेक्ट रूप से बनी रहेगी। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किसी भी बच्चे को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है, जो कि बाल मजदूरी के खिलाफ सीधा सा प्रावधान चलाया गया है। उपरोक्त प्रावधान एक सामान्य विद्यालय प्रणाली के विकास की नींव रखने की दिशा में प्रभावी कदम है। इसमें सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी और इस प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को अलग-अलग रखने में रोक लग सकेगी। जो समाज में विद्वान है, ऊंचा वर्ग, नीचा वर्ग, ये सभी को समान करने के लिए ये कानून बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं हमारी नई शिक्षा नीति पर। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई पहला नया परिवर्तन है। जो 1986 में जारी हुई थी नई शिक्षा नीति, उसके बाद में यह पहला परिवर्तन आया है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसको आप पहले से ही भली भांति जानते हैं, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा हद तक इम्पोर्टेंट लिखने की कोशिश की है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिक देने का सुझाव दिया गया है। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। स्थानीय लेवल पर कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, उसके हिसाब से बच्चों में मार्शल आर्ट, योग वगैरह इन सारी की सारी गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो भी बच्चा 12वीं तक की प्रथम चरण की शिक्षा पूरी कर लेता है, उसके पास कम से कम एक स्किल तो हो, ताकि जरूरत पड़ने पर वह इसमें रोजगार कर सके। पहले क्या होता था, जो भी बड़े-बड़े जो डिप्लोमा डिग्री होते थे, उनके बाद में उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अभी जब
विद्यमान है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने छोटे-छोटे बदलावों से लेकर बड़े-बड़े प्रावधान करके शिक्षा के प्रारूप को परिवर्तन करने का प्रमुखता से जिक्र किया है। अध्यापकों को समग्र व्यावसायिक विकास प्रक्रिया के तहत वर्ष में 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक शिक्षक को कंप्यूटर इंटरनेट के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। अपनी जो भी रूपरेखा है, अपनी जो भी कार्यशीलता है, उसके अंतर्गत कम से कम विद्यार्थी को शिक्षक को वर्ष में एक बार 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है और शिक्षक को इंटरनेट और कंप्यूटर का भली भांति ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार नई व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी में कार्यरत 12वीं पास कार्यकर्ताओं को ECCE के अंतर्गत 6 माह का प्रशिक्षण व इससे कम शिक्षित कार्यकर्ताओं को 1 वर्षीय विशेष डिप्लोमा करवाने की अनुशंसा की गई है, जबकि दिव्यांगों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी मंत्रालय अतिरिक्त प्रशिक्षण करवाएगा। इतना ही नहीं, नई व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण, सेवाकाल, वेतन, भत्ते, पदोन्नति, आवासीय सुविधाओं के साथ साथ अन्य सहूलियतों पर भी बल दिया गया है। इसी के साथ में कुछ सुझाव है मेरे पर्सनली जो मैं आपके साथ में साझा करूंगी कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों को बढ़ाया जाए जिससे अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़ सके, जो कि 25% है अभी, और मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होनी चाहिए जिससे कि जो बच्चे कहीं ना कहीं योग्य है और वो इस रेस में थोड़े से पीछे रह जाते हैं, ताकि वो भी अपना योगदान भली भांति शिक्षा के अंदर दे सके और अपने जीवन में और अधिक तरक्की कर सके। SC, SC, OBC एवं महिला वर्ग के प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से शुरू किया जाए एवं सरकार द्वारा समय-समय पर कार्य की जांच की जाए, क्योंकि बहुत जो पिछड़ा क्षेत्र होता है वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते, ये जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में और ऐसी क्षेत्रों पर सरकार विशेष अपना ध्यान रखे, निगरानी रखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं मीता मैम को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। इसी के साथ में मैं सुरेश जी सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सतत विकास एजेंडा नव भारत निर्माण में सहायक एवं सुझाव के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मां शारदा को सतत नमन। उद्बोधन के साथ में सुरेश कुमार, सामान्य मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य ट्रस्टी महोदय श्रीमान अदिति गुप्ता, ट्रस्ट परिवार सदस्य श्रीमती मीना मैम, श्रीमती नीति मैम, ट्रस्ट सचिव श्री मनीष जी जैन, आबरोड महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अलका जैन एवं स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमान डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा एवं मेरे विद्वान साथीगण और इस महाविद्यालय से जुड़े हुए समस्त विद्यार्थी एवं श्रोताओं को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा इस एक दिवसीय विश्वविद्यालय के द्वारा एक दिवसीय वेबिनार के अंतर्गत मेरा मुख्य विषय सतत विकास एजेंडा एवं नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मेरा मुख्य विषय नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सतत विकास एजेंडा नव भारत निर्माण में सहायक एवं सुझाव के बारे में मैं संक्षिप्त रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। नई शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन था। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। श्रीमान
देती है, जिसे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरित सुधार के रास्ते खुलते हैं। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा NP है 1986 की जगह लेगी। जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और ज्ञान की वैश्विक स्थिति में बदलना और प्रत्येक विद्यार्थी के निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएं निहित होती हैं। ये प्रयास श्रीमान मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना पर आधारित है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी के प्रचलन को बढ़ावा देती है, जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है और उसके सीखने की गति भी धीमी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण देने की बात कही है। नई शिक्षा नीति भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्था की कल्पना को लेकर आई है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विदेश निवेश और वैश्विक आवश्यकताओं को अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में सकल नामांकन 26.30% से बढ़कर 50% तक करने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्था में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, सशक्त होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति 2020 का पत्र साबित होगी। शिक्षा नीति 2020 की व्यापक संकल्पनाओं का उद्बोधन करते हुए उन्होंने कहा है कि यह शिक्षा नीति ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी से युक्त संस्कार मूल्य परक हर क्षेत्र में हर परिस्थितियों का मुकाबला करने वाली पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगी। नई शिक्षा नीति को लागू होना शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक, साहसिक एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण वाला कार्य है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय एवं मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बधाई के पात्र है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मंत्रालय के द्वारा रोड मैप भी तैयार किया गया, जिसमें नीति के सभी प्रावधानों को लागू करने की एक समय सीमा तय की गई है। करीब 75% प्रावधानों को 2024 तक लागू करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार बचे हुए प्रावधान भी वर्ष 2035 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की जाएगी, जो केंद्र और राज्यों के बीच नीति में अमल पर हर साल समीक्षा कार्य का ध्यान देने की बात की है। आज भारत ज्ञान विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संकलित किया जा चुका है। ऐसे में नई शिक्षा नीति प्रभावी होगी और ये नए भारत की
विशेषता इस प्रकार है। इस शिक्षा नीति में सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसे लागू होने के बाद कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार पर शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा एवं इसके प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थियों को एक व्यावसायिक कौशल में सक्षम बनना होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़कर कौशलों को सीखकर अन्य व्यवसायों से परिचित होगा। परिणाम स्वरूप श्रम का महत्व और भारतीय कलाओं को समझ सकेंगे। नई शिक्षा नीति में वर्ष 2025 तक स्कूली और उच्च स्तर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राइट टू एजुकेशन को 24 साल से बढ़ाकर माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का महत्व रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे जीवन पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो। नई शिक्षा नीति बेरोजगार को जन्म न देकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, जिसमें देश आत्मनिर्भर बनकर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इन प्रावधानों को से ऐसा लगा है कि गांधी जी ने जो आत्मनिर्भर का सपना देखा था वो इस शिक्षा नीति के द्वारा साकार होगा। इसी के संदर्भ में जब पंक्तियों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। अशिक्षित को शिक्षा देना, अशिक्षित को शिक्षा देना, अज्ञानी को ज्ञान शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत। मैं सूर्य जी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान एक ऐसा निवेश है, इसका मुनाफा हमारे जीवन के अंत तक भी मिलता रहता है। इसी के साथ में मैं एमराजी सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवाचार सतत विकास की अवधारणात्मक व्याख्यान सुझाव के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित एक दिवसीय वेबिनार में मैं और हमारा लेक्चर कॉलेज आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और ऑनलाइन मंच में जुड़े हमारे आदरणीय श्री ट्रस्टी महोदय साहब श्री एस गुप्ता, ट्रस्ट परिवार से नीतू मैम, मीना मैम, अमरोड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अलका जैन एवं स्थानीय महाविद्यालय के डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, इन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम सतत विकास एवं नई शिक्षा नीति 2020 मुख्य विषय पर एक परिचर्चा करने के लिए एकत्रित हुए, जिसमें मेरा विषय विषय रहेगा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवाचार सतत विकास की योजनात्मक व्याख्या एवं सुझाव। जैसा कि हम सभी को विदित है कि केंद्र सरकार शिक्षा की नई नीति लागू करने जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई। मतलब जो भी नई शिक्षा नीति आई है अपने 2020 की, उसमें अपेक्षा की गई है कि कई क्षेत्रों में, बहुत से क्षेत्रों में कहीं न कहीं सुधार होगा और परिवर्तन होगा। जो चीज पहले से चली आ रही है उन चीजों में से नई चीजों को जोड़ते हुए इस देश को विकास की ओर ले जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% रखने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में
5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो उसे 18 वर्ष तक की आयु तक वाले बच्चों को शामिल करता है। अभी जो अपना जो डिजाइन किया हुआ है वो 5+3+3+4 और पहले ये था 10+2+3। प्राचीन से अब तक शिक्षा पद्धतियां, नीतियां और योजनाएं बनती आई है। इन योजनाओं में सबसे मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि बालक का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। हम चाहे कितने भी अच्छी शिक्षा नीतियां बनाएंगे या कितनी भी हम योजनाएं अच्छी बनाएं, लेकिन शिक्षक ही वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। शिक्षक को ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कहा जाता है, क्योंकि वह समझदाता है, ज्ञानी है, हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। पहले उन्हीं व्यक्तियों को शिक्षक बनाया जाता था जिनमें सभी तरह की विशेषताएं होती थी, जिनमें सभी तरह के कौशल होते थे। उन्हीं को हम एक शिक्षण और ज्ञान देने का बागडोर दी जाती थी। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक गुरुओं को उनके जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि अगर शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी या उसको जो आवश्यकता है, जो चीज उसको जरूरत है, अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो वो सही तरह से शिक्षण भी नहीं करा पाएगा। उसका जो ज्ञान है वो भी सही तरह से नहीं हो पाएगा। अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति अगर पूर्ण होती है और वांछित मार्गों के द्वारा उसका मतलब है कि आवश्यकता की पूर्ति होती है तो वो अपने कार्य को एक उचित दायित्व पूर्ण निभा सकता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षक व्यवस्था में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। सुक्रांत ने भी कहा है कि शिक्षा एक लोक को जलाना है, शिक्षा एक लोक को जलाना है, किसी बर्तन को भरना नहीं। एक साल पहले किसी मीडिया ने बिहार के एक शिक्षिका का इंटरव्यू लिया गया था जिसमें वह जनवरी फरवरी महीनों के नाम भी सही ढंग से नहीं बोल पाई। ऐसे कई विद्यालयों के शिक्षकों के उदाहरण दे सकते हैं जिनको बेसिक ज्ञान भी नहीं आता, वे राष्ट्र के निर्माण में क्या सोच देंगे। शिक्षक की विशेषताओं को, शिक्षक की गुणवत्ता को या शिक्षक की कौशलों के बारे में वर्तमान में बहुत चर्चा हो रही है कि अपने देश के शिक्षक सक्षम नहीं है, वह सही तरह से पढ़ा नहीं पाते। अब नई शिक्षा नीति में शिक्षक कैसे बनेंगे, कैसे अपने देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, इस ऑनलाइन मंच के द्वारा मैं बताऊंगा, अंत में सुझाव भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण में क्या परिवर्तन किया गया है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान किए गए। नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था में मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी ऑथराइज बनेगी जिसमें चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे, यानी हर स्टेट से एक चीफ होगा जो केंद्र सरकार की शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। 12वीं के बाद यानी जो एक पाठ्यक्रम बनता है, 12वीं के बाद में 4 वर्ष इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा, स्नातक के बाद में 2 वर्ष का बीएड कोर्स और परास्नातक यानी अधिस्नातक के बाद 1 वर्ष बीएड कोर्स करना पड़ेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्वरूप में भी बदलाव होंगे। अभी तक टेस्ट परीक्षा 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था की संरचना 4 हिस्सों में बढ़ गई, फाउंडेशन, प्री प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। इसी के मुताबिक टेट का पैटर्न भी चेंज किया जाएगा, सेट किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टेट या संबंधित एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट स्कोर्स भी चेक किया जाएगा, यानी जो एक राज्य स्तर पर एक शिक्षकों के चयन के लिए जब परीक्षा की जाती थी, जो एक प्रतियोगिता
आयोजित की जाती थी वो अब राज्य स्तर पर होकर नेशनल स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उसी में जिनका चयन होगा वही एक शिक्षक बन सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। तो आज तक हमारे जो IIMT, IIM, IIT, नीट जो भी IAS, SSC ये जितने भी नेशनल लेवल के टेस्ट होते हैं वो NTA ही करवाती है, मतलब एक ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। तो इसमें से जो राज्य स्तर पे जो टेस्ट कराए जाते हैं शिक्षकों के चयन के लिए वो टेस्ट भी NTA ही करवाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जो उम्मीदवार टेट पास करेंगे उन्हें एक डेमो या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा में अपना एक ज्ञान देना सिखाना होगा। आज एक टीचर बनना बहुत आसान हो गया है, लेकिन आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में उस काम एक टीचर अपने काबिलियत साबित नहीं कर पाता। आपने देखा हर क्षेत्र में एक अलग अलग परिवेश होता है। उस परिवेश में एक टीचर को किस तरह से उस वातावरण के अकॉर्डिंग, उस परिवेश के अकॉर्डिंग उन बच्चों को शिक्षण कराना होता है। लेकिन कई बार उस परिवेश में उस वातावरण में टीचर ढल नहीं पाता है, वो ज्ञान नहीं दे पाता है। तो वही टेस्ट उस क्षेत्रीय भाषा में जो टेस्ट एक बार कराया जाएगा उसका डेमो क्लास होगा। इंटरव्यू में देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल है या नहीं। टेट पास करने के बाद प्राइवेट स्कूलों में भी ये शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य होगा। ये बहुत ही अच्छी बात बताई है। आज आप प्राइवेट स्कूलों में देखते होंगे कि वहाँ पे जो काबिल नहीं है, जिनके पास में टीचर ट्रेनिंग या टीचर का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी पढ़ाने लग जाता है। कई बार तो 12वीं पास वाले भी स्कूल में पढ़ाने लग जाते हैं। जब वो खुद उस टीचर ट्रेनिंग करवानी है, जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, वो बच्चों को क्या प्रशिक्षण देगा, वो बच्चों को क्या ज्ञान अर्जित कराएगा। तो आज जो भी बच्चा ने जो भी शिक्षा का ट्रेनिंग करा होगा, जो अनुभवी होगा, वही अपने ज्ञान अर्जित करवा सकता है, वही ज्ञान को प्रेषित कर सकता है। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और विज्ञप्ति का ब्यौरा डिजिटल मैनेज होगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव में ड्यूटी लगेगी। ये भी बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आधे से ज्यादा जितने भी कार्य होते हैं वो एक टीचर के द्वारा ही कराया जाता है। जैसे चुनाव में ड्यूटी लगाना, बीएलओ में ड्यूटी लगाना, और भी जो भी सर्वे करवाना है उसमें टीचरों की ड्यूटी लगती है। उन ड्यूटियों में जब टीचर वहां जाता है तो शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। जब शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, शिक्षार्थी पर पड़ता है। वो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैंने भी अपने जीवन में गवर्नमेंट स्कूल में सेवाएं दी है। ऐसे कई टीचर हैं जिन्होंने प्राइवेट इंग्लिश वाली अलग जो कार्य करते हैं, लेकिन उनके जो कोर्स अधूरे रह जाते हैं, उनके जो पाठ्यक्रम अधूरे रह जाते हैं, वो पाठ्यक्रम अधूरे रहने के कारण उनको जो एक बेसिक ज्ञान मिलना चाहिए, जो एक संपूर्ण ज्ञान मिलना चाहिए, वो ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो अगर टीचरों के ये अनावश्यक गैर शैक्षणिक जो कार्य हटा दिए जाएंगे तो उनका जो फोकस होगा वो शिक्षण में होगा। वो पूरा संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण समय वो एक शिक्षार्थी पर देंगे। नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद रहेंगे। ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। यानी ट्रांसफर अगर आप अच्छा काम करते हो, अगर आप एक अच्छी उपलब्धि हासिल करते हो तो ही आपका ट्रांसफर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये इस तरह से एक शिक्षक प्रशिक्षण के अपने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान रखे गए। लेकिन प्रावधान रखने से कुछ नहीं होता है, या शिक्षा नीतियां बनाने से कुछ नहीं होता है। सिस्टम तभी सुधरेगा जब हर साल शिक्षकों की नियुक्ति हो, शिक्षकों को 4 टेस्ट से गुजरना पड़े, शिक्षकों का सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा हो, मेडिकल सुविधा अच्छी हो, हर स्कूल में टॉयलेट की सुविधा हो, हर स्कूल में लैब बनाई जाए, हर स्कूल में लेबोरेटरी बनाई जाए। जब हम पढ़ते थे तो लेबोरेटरी में हमारे को माइक्रोस्कोप होता है, उसको दूर से दिखाई देता है। कंप्यूटर पे जाते थे सीखने तो कंप्यूटर पे बटन दबाने से पहले साइड पूरा हो जाता था। अरे जब तक बच्चा उस चीज को छेड़ेगा नहीं, उस चीज से खेलेगा नहीं, तब तो सीखेगा कैसे? तो शिक्षा नीति ऐसी हो जो बच्चा उस चीज को, उस उपकरण को पूरा उपयोग कर सके,
उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। केवल किताबी पुस्तकीय ज्ञान देने से संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी शिक्षा में बदलाव चाहते हो तो शिक्षकों में गुणवत्ता होनी चाहिए और शायद ये नई शिक्षा नीति 2020 में संभव होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तविक शिक्षा कहलाने योग्य है। मैं अपनी वाणी को नहीं विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, अंगाजी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसी के साथ में मैं मनोहर लाल टेलर को नई शिक्षा नीति 2020 के कार्य में नवाचार के सतत विकास की रूपरेखा एवं सुझाव के बारे में आमंत्रित करता हूँ। सतत विकास एजेंडा एवं नई शिक्षा नीति 2020 वेबिनार, जिसका मुख्य विषय है नई शिक्षा नीति 2020 एवं शोध कार्य में नवाचार के सतत विकास की रूपरेखा एवं सुझाव। एजेंडा 2020 के पीछे ही हमारी सोच इतनी ऊंची है, हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र है। इनमें उन समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है जो पिछले कई दशकों से सुलझी है और इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण पहलुओं के बारे में हमारे विकसित होती समझ की झलक मिलती है। मानवता के 1/6 हिस्से के सतत विकास का विश्व और हमारे सुंदर पृथ्वी के लिए बहुत ही गहरा असर होगा। इसी नई शिक्षा नीति को ऐसे लक्ष्यों को लेकर आया है जिसमें भारत देश के किसी भी बच्चे को आगे सीखने और आगे बढ़ाने के अवसर में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पाए। यह नीति सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं की शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर नई शिक्षा नीति में जोर दिया गया है। भारतीय शिक्षा का जो विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992, शिक्षा नीति में परिवर्तन की जो आवश्यकता है, बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता, शिक्षा की जो गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की जो आवश्यकता, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जो वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के जो वैश्विक मानकों को अपने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो शिक्षा की जो पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहीनता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की जो शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की जो शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरीरंगन की जो अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में जो स्कूली और स्कूल शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरणकारी सुधारों का रास्ते साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2020 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीआर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य। एनईपी 2020 स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों
उपयोगिता पर जोर, स्कूल में शैक्षिक कार्यों, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू। कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की जो प्रक्रिया में छात्रों की जो प्रगति पर पूरी नजर रखना, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी, उपयुक्त प्रणाली के साथ पाठ्यक्रम के जो बीच में नामांकन विकास की अनुमति होगी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनिमय विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग-अलग कामों पर एक नियम होगा। महाविद्यालय को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। एनईपी 2020 में जरूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। एनईपी 2000 में जेंडर इंक्लूजन फ्रंट और वंचित वर्गों समूह के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर। नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान की स्थापना की जाएगी। सुझाव और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के कस्तूरीगण समिति की जो सिफारिश के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, महंगा और जवाबदेही के आधार पर भूत स्तंभों पर निर्मित यह शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की जो आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की जो शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय तत्वों को सामने लाना है। मैं अपने वाणी को यही विराम करता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ में मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य ट्रस्टी महोदय हरिजी गुप्ता जी सर, सचिव महोदय श्रीमान जी मनीष जी, जैन रेगुलर के प्राचार्य महोदय डॉक्टर सत्यनारायण जी शर्मा और समस्त मान्य और अन्य महाविद्यालय प्रशिक्षार्थी और समस्त व्याख्यातागण, कर्मचारी और मोहनलाल सुखैया विश्वविद्यालय के मान्य कुलपति महोदय श्रीमान अमेरिकन सिंह एवं एजुकेशन के हेड सीआर सुधार जी एवं आज के इस वेबिनार के एडवाइजर श्रीमान लोकेश जी सोनी, जो समस्त इस वेबिनार के आयोजन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं और आज भी इस वेबिनार का शुभारंभ जो अतिथियों का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रेखा मैम और सुमिता मैम।
तरह बनना चाहिए जैसे उसमें हजारों नदियां जाने के बावजूद भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह हम भी कितने भी सफल हो जाएं, हमारा स्वभाव कि जिसने आपको इतना सफल बनाया और उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य ट्रस्टी महोदय श्रीमान हरि जी गुप्ता जी को 2 शब्द के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्टाफ सदस्यगण और मेरे सभी साथीगण, आज की वेबिनार का आयोजन रखा गया है। इसमें बताया गया है कि नई शिक्षा नीति लागू करी गई वो युवाओं के लिए कितना फायदेमंद है, इसकी कितना फायदेमंद है। मेरे हिसाब से ये नई शिक्षा नीति बहुत ही लाभप्रद है। इससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार का मौका मिलेगा। जैसे जैसे उसकी सोच होगी, जैसा उसका डेवलपमेंट होगा, उसी हिसाब से वो काम कर सकेगा, उसी हिसाब से उसको काम करने में ठीक रहेगा। अपनी सोच के हिसाब से वो अपने आप को डेवलप कर पाएगा। समय कम है और कार्यक्रम पूरा होने वाला दिवाली में सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और इसी साथ मैं अपनी बात करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी के साथ में कार्यक्रम को सभी इस वेबिनार में सभी का धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ में वेबिनार आयोजन समिति सदस्य का और इस कार्यक्रम को समापन के लिए राष्ट्रगान के द्वारा किया जाएगा। सभी एक साथ सावधान, विश्राम, सावधान।